दूसरी चीज बच्चे जिस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। तीसरी चीज बच्चे जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है वो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन। अभी आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की क्षमता। तो आपने देखा इसी हिसाब से उसी डेफिनेशन के आधार पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का हुआ, 2 प्रकार का। देने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और लेने की क्षमता क्या कहलाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई या ई नोड लगा लो भाई, ई नोड और ई में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन का फर्क है, चीज तो वही रहेगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे कि कोई हमारा इलेक्ट्रोड था, मेटल M का बना हुआ था, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और N इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ऊपर N+ चार्ज आ गया। जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 2+ चार्ज आ गया। अब बेटा ध्यान रखना ये जो 2 मैंने रिएक्शनें लिखी है ना, ये बहुत बड़ा फायदा करने वाली है इसी पेज पे। आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बाद दूसरी कौन सी पोटेंशियल आ जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपने देखा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो एटम आयन में बदलेंगे, लेकिन जब रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो आयन एटम में। मैंने वही 2 एग्जाम्पल लिए ऊपर वाले, बस अब की बार मैंने एटम ना लेते हुए आयन लिया है। मान लिया कोई मेटल आयन है जिसके पास N इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसने N इलेक्ट्रॉन लिए और एटम में कन्वर्ट हो गया। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Zn में कन्वर्ट हो गया। तो आपने चीज नोट करी ऊपर वाले दोनों रिएक्शनों से, ठीक है, या चारों रिएक्शनों से, कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और रिडक्शन पोटेंशियल की रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही रिएक्शनें सेम है, बस फर्क इतना है जो वहां पे प्रोडक्ट था यहाँ रिएक्टेंट बन गया, जो वहां रिएक्टेंट था यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। आपने देखा फ्रॉम द अबव रिएक्शंस द ऑक्सीडेशन, अब हमें पता चल चुका है, यही मेन बात है बेटा जो मैंने आपको बोला था, बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस अपोजिट है। इससे पता चल गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का मान सेम होगा, दोनों प्रकार की पोटेंशियल्स का मान का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड, वो बराबर होंगे, बस साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। चलो एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो ई जब जैसे देखोगे अकेला ई, समझ जाना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और नोड देखोगे तो समझ जाना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आपने देखा उसके पैरों में क्या लिखा है, पहले आयन और बाद में एटम। हमेशा बताया जब भी पहले आयन हो बाद में एटम हो तो उसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। वहां पर पहले आयन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी तो एटम बनाएंगे। तो आपने देखा ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन, आपको पता है भाई रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। कॉपर के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता दे रखी थी +0.34 वोल्ट, ये लिखा है ना स्टैंडर्ड, SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपको ई नोड ऑफ Cu2+ से Cu की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मुझे रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, मैं आपसे पूछूं बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, तो बेटा आप क्या करोगे भाई, बिल्कुल आसान है, आपने रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही वैल्यू रख देनी है, बस साइन चेंज कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। यानी कि आपको एक बात समझ में आई, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का कोई भी एक प्रकार का पोटेंशियल हमें मिल जाए, या तो रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए या ऑक्सीडेशन, तो हम दूसरे प्रकार का पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग द साइन, ठीक है बेटा। उसके बाद अब बारी आती है एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, कहते क्या हम एक अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आपको ये जिंक का इलेक्ट्रोड दे रखा है, आप मुझे बता सकते हो कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कितनी है और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कितनी है। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा अकेला दौड़ में दौड़ रहा है तो बता सकते हो उसकी पोजीशन क्या है। भाई अकेला ही दौड़ रहा है तो क्या फर्स्ट भी वही, सेकंड भी वही, थर्ड भी वही, लास्ट भी वही। तो बच्चे हम एक अकेले इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिख रखा है ना, वी कैन नॉट मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। हम एक अकेले इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सीधी सी बात है भाई, एक अकेला इलेक्ट्रोड वर्क ही नहीं करता। तो लिख रखा है ना, सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट वर्क ऑफ इट्स ओन।
एक सिंगल इलेक्ट्रोड अपने आप कभी भी कार्य नहीं करता। वो वर्क तभी करेगा जब आप उसको दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दोगे। मतलब आप वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो तब पता चलेगा जब आप किसी इलेक्ट्रोड को उसके साथ कनेक्ट कर दोगे। यानी कि मतलब ये हुआ बच्चे, एक मिनट, यानी कि मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप तभी कैलकुलेट करोगे जब आप उसको के साथ जोड़ोगे। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सिंगल इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब एक इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो उसकी एब्सोल्यूट टेंडेंसी नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड की एक रिलेटिव टेंडेंसी है। रिलेटिव का मतलब जब आप उसको किसी के साथ जोड़ दोगे, किसी और इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दोगे, तभी निकाली जा सकती है। तो आपने देखा, अगर आपको अपने वाले इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो आपको अपने वाले इलेक्ट्रोड को एक दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना होगा, और जिस किसी के साथ भी आप अपने वाले इलेक्ट्रोड को जोड़ोगे उसको बोला जाएगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि एक हो गया आपका इलेक्ट्रोड, उसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपने उसको दूसरे के साथ कनेक्ट करा, जो दूसरा लेंगे ना वो ज़्यादातर क्या लिया जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आइए बच्चे आज का लास्ट आर्टिकल करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हर चीज़ भूल जाइए, सिर्फ इसके बारे में सोचिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। असल में बात बताऊं बेटा, होता तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस में लेंगे तो नॉर्मल वर्ड यूज़ हो जाएगा। तो अब बेसिक बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। आपको पता है क्या होता है इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में? कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम की वायर होती है बीचों बीच, और उसके एक सिरे पर जोड़ देते हैं प्लैटिनम की पत्ती, फॉयल, और उस प्लैटिनम की पत्ती के ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग कर देते हैं, जिसको प्लैटिनम ब्लैक बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब इस प्लैटिनम की वायर को एक ग्लास की कवरिंग के अंदर बंद कर देते हैं। अब आपको सर क्यों कर दिया बंद? ताकि एटमॉस्फेरिक गैसेस उस प्लैटिनम की वायर के ऊपर ना डिपॉजिट हो सके। और उसके बाद एक और बड़ी ट्यूब लेते हैं ग्लास की, ठीक है, उसके अंदर एक जगह होती है जहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और इस पूरी अरेंजमेंट को एक ऐसे सोल्यूशन में डुबोना है जिसके अंदर H+ आयन हो। और आपको पता है HCl या H2SO4 ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर HCl ले लिया। अब इसका तापमान कितना रखा मैंने? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर बना रखा है वो किसका बना रखा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। 1 मोलर ले ली, 225 डिग्री सेल्सियस ले लिया, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बन के तैयार, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन के तैयार। और बेटा अब आप सोचोगे सर इसी को क्यों रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया? जब हमें अपने इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो हम अपने वाले इलेक्ट्रोड को इसी के साथ क्यों कनेक्ट करें? ऐसा क्या खास है इसमें? तो मैं बता दूं बेटा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी। अगर आप वाला इलेक्ट्रोड इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो ये बेचारा आसानी से ले लेगा। आप वाला अगर चाहेगा कि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेचारा ये आसानी से दे देगा। कहने का मतलब है ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, एनोड की तरह भी काम कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है आसानी से और ले भी सकता है। इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हो गया, दोनों काम कर रहा है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये अगर एनोड की तरह काम करेगा, मतलब अगर ये देने का काम करेगा, भाई देने का काम करेगा तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा, और लेने का काम करेगा तो इस पे रिडक्शन होगा। जब ये देगा तो एनोड बन जाएगा, जब लेगा गेन करेगा तो कैथोड बन जाएगा। भाई अब बात आती है जब ये देगा तो इस पे ऑक्सीडेशन होगी, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो एनोड की तरह काम करेगा। जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है, देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पहले हाइड्रोजन में टूटेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर वो H+। कहने का मतलब है बच्चे H2 H+ आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जब ये लेने का काम करेगा तब अब सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट बना दीजिए और जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट बना दीजिए। तो देखा आपने, रिएक्शन रिवर्सिबल है, सिंपल सी बात है। जो एनोड वाली रिएक्शन है उसको रिवर्स करके लिखना है। तो आपने देखा बच्चे। अब बात आती है कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, को रिप्रेजेंट करना हो तो भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो डिपेंड करता है ना कि वो एनोड की तरह काम कर रहा है या कैथोड की तरह। एक ही वक्त पे वो दोनों तरह से तो एक्ट नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, अगर वो एक्ट कर रहा है एनोड की तरह
तो पहले मॉलिक्यूल लिखेंगे H2 स्लैश डाल के H प्लस आयन, जैसे हम लिखते थे पहले एटम बाद में आयन, बस यहाँ एटम ना आते पूरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो कोमा डाल के पहले ही प्लैटिनम लिख देंगे, और जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो पहले आयन आ रहे हैं बाद में मॉलिक्यूल, तो पहले आयन बाद में मॉलिक्यूल और फिर अंत में कोमा डाल के प्लैटिनम लिखेंगे। और दोनों ही केसेस में जहाँ पर भी आयन आएगा वहाँ पर क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे 1 मोलर हमने यहाँ पर लिख दी। तो आपने देखा बच्चे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। और सबसे अच्छी खास बात क्या है, कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता की वैल्यू 0। कहोगे सर फिर 0 है तो मतलब इसका मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, यही तो गलती करते हो। इसको हमने यूज इसलिए तो करा बेटा, ये कन्वीनियंट था, बहुत ज़्यादा सरल था इसको इस्तेमाल करना। बच्चे अब आप कहोगे सर ये 0 का मतलब क्या है? भाई 0 का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। 0 का मतलब है जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप कहोगे सर वो कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। ई नोड वैल्यू H2 से H प्लस दे रखी है 0.0 वोल्ट, मतलब मॉलिक्यूल से आयन बन रहे हैं। मॉलिक्यूल से आयन तब बनते हैं जब एनोड हो, मतलब ये क्या दे रखा है इसका, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपसे मैं कहूँ इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, मतलब आपको मैं कह रहा हूँ ई नोड H प्लस से H2 निकालना है, रिवर्स निकालना है। तो आपने देखा 0.0 वोल्ट के आगे माइनस भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम। मतलब जितनी आसानी से ये इस पर ऑक्सीडेशन होगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी आसानी से ये ले भी लेगा। सिर्फ 0 ही ऐसी संख्या होती है जिसके आगे माइनस या साइन चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आई बेटा बात अब आपको? क्लियर? चलो फटाफट से देखते हैं एक चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जब हमारा मान लो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड था और जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन जिंक बन गया एनोड और हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम कर रहा है। जब कैथोड की तरह काम करेगा तो पहले आयन आएंगे बाद में मॉलिक्यूल कोमा डाल के प्लैटिनम। और जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा, लेकिन पहले मॉलिक्यूल लिखा जाएगा बाद में आयन लिखा जाएगा। ठीक है बेटा? क्लियर? अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा है, तो ये बच्चे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये अभी नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा लास्ट आर्टिकल होगा इस यूनिट का, उसके बाद बताऊंगा। बस बेटा तो ध्यान रख लीजिए, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ये यूनिट आपकी कंप्लीट है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।